कि आप लोग रेगुलर स्टडी जरूर कर रहे होंगे और जो थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग वीडियोस के थ्रू यहाँ कवर कर रहे हैं उनका प्रैक्टिस आप किसी न किसी रेफरेंस बुक से जरूर कर रहे होंगे। तो हम लोग पीएनसी के जो लास्ट वीडियोस हैं आप लोगों ने अगर उनको रेगुलरली फॉलो किया हो तो हम लोगों ने अभी तक वहाँ 2 बेसिक रूल्स पढ़े काउंटिंग के। पहला रूल पढ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन रूल, सेकेंड रूल हमने पढ़ा एडिशन रूल। रूल्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने नंबर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स करी, जहां हम लोगों ने सीखा कि नंबर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग यूजिंग बॉक्सेज उनको सोल्व करेंगे। जब हम बॉक्सेज को फिल करेंगे तो पहले हम कंडीशनल बॉक्स को फिल करेंगे, बाद में हम अनकंडीशनल बॉक्स को फिल करेंगे। वहीं हमने कुछ एग्जांपल्स हमने ऐसे लिए जहां मोर देन 1 कंडीशनल बॉक्स थे। तो मोर देन 1 कंडीशनल बॉक्स में हम उनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। उसके बाद में वो प्रॉब्लम से हमें मालूम चलता है, कई बार होता है कि दोनों का ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर सेम होता है, तो किसी भी कंडीशनल बॉक्स को हम पहले फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बॉक्स मेथड का यूज करते हुए हम लोगों ने 2 फॉर्मूलाज डेराइव किए। हम लोग एक बार उनके बारे में दोबारा से पढ़ें। पहला हमने फॉर्मूला डेराइव किया एनपीआर और सेकेंड फॉर्मूला हमने डेराइव किया एनसीआर का। एनपीआर का फॉर्मूला हम यूज कब करेंगे? जब हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन हो। क्या गिवन हो? हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो एक रो में। r ऑब्जेक्ट्स को किसमें अरेंज करना हो? एक रो में अरेंज करना हो, लेकिन सबसे मेन बात विदाउट एनी कंडीशन। उनको जब हम अरेंज करेंगे तो वहां कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर वहां कोई कंडीशन है तो फिर हम लोग अपना बेसिक मेथड यानी बॉक्स मेथड पर ही आ जाएंगे। तो जब भी हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो एक रो में विदाउट एनी कंडीशन, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि वो कितना होगा, नंबर ऑफ फेज कितना होगा, NPR। ठीक है, सेम एनसीआर का हम यूज कब करेंगे? जब हमें ऑब्जेक्ट्स को क्या करना हो, सेलेक्ट करना हो। मतलब अभी भी हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है विदाउट एनी कंडीशन। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे उसके? NCR। तो ध्यान रहे ये दोनों जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं NPR एंड NCR, सबसे पहली बात इनका यूज तब पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, डिफरेंट। ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए बोलो जरा? डिफरेंट होने चाहिए। दूसरी बात कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंडीशन है तो पहले हम उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, फिर अनकंडीशनल ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग आज इन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करते हैं। 1 मिनट प्लीज। तो हम लोग आज इन्हीं पर प्रॉब्लम्स को जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। जैसे सपोज करो हम लोगों को ये बोला हुआ है, अच्छा जब मैंने एनसीआर का फॉर्मूला डेराइव किया तो वहां 2 छोटे छोटे से नोट और हम लोगों ने लिखे थे। वैसे वो याद रखना हमें कंपलसरी नहीं है। सपोज करो हमें ये बोला हो कि फाइंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 6 बुक्स फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स। हमें 10 डिफरेंट बुक्स गिवन है और उनमें से 6 बुक्स सेलेक्ट करनी है। बोलो जरा टोटल नंबर ऑफ पेज कितना होगा यहां पर? 10C6। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। टोटल नंबर ऑफ पेज कितना होगा? 10C6। इसी में मैं एक और पार्ट डिस्कस करूं। इफ 2 पर्टिकुलर बुक्स नेवर सेलेक्टेड, 2 पर्टिकुलर बुक्स नेवर सेलेक्टेड, तो सोच के देखो हम लोगों को ये बोला हुआ है कि 2 पर्टिकुलर बुक्स हैं उनको हम कभी भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। इट मींस उन 2 पर्टिकुलर बुक्स को हमने रिमूव कर दिया। बताओ रिमेनिंग बुक्स कितनी रही? 8।
और हमें सेलेक्ट अभी भी कितनी करनी है, 6। तो 8 डिफरेंट बुक्स में से 6 बुक्स को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा, 8C6। इसी को अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, ध्यान रहे जो सिलेक्टेड है वो पर्टिकुलर है, मतलब वो गिवन है हम लोगों को। 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, तो 2 बुक्स जो सिलेक्टेड है उनको हमने निकाल के अलग रख लिया, वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। बताओ रिमेनिंग कितनी बुक्स रही, 8। अच्छा, टोटल 6 सेलेक्ट करनी थी जिसमें से 2 पर्टिकुलर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो अब उन रिमेनिंग 8 में से हमें कितनी बुक्स सेलेक्ट करनी है, 4। और 8 में से 4 बुक्स सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा, 8C4। 8 में से 4 बुक्स को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा हमारे पास, 8C4। तो इस तरह से हम लोग एनसीआर और एनपीआर का जो फॉर्मूला है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को 6 गर्ल्स एंड 5 बॉयज गिवन है। हम लोगों के पास 6 गर्ल्स हैं अवेलेबल हैं और 5 बॉयज अवेलेबल हैं। सबसे पहला हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स। यहां पर अब हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, बॉयज और गर्ल्स को उसने डिफरेंशिएट नहीं किया, बस उसने ये माना कि हमारे पास टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं। उन 11 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 6 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं। उन 11 स्टूडेंट्स में से हमें 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है विदाउट एनी कंडीशन। तो 11 में से 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा, बोलो जरा, 11C5। सेकंड पार्ट अगर हम लोग बात करें, अब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट करना है कि 3 गर्ल्स और 2 बॉयज को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें 2 टास्क यहां कंप्लीट करने हैं। एक तो 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है एंड हमें 5 बॉयज में से 2 बॉयज को सेलेक्ट करना है। यहां एंड वर्ड है और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी बिटवीन 2 टास्क एंड वर्ड यूज हो इट मींस हमें कौन सा रूल लगाना होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने पहले 6 में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट किया एंड ये एंड है मल्टीप्लीकेशन रूल। 5 में से 2 बॉयज को सेलेक्ट किया, 6 में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट किया एंड 5 में से 2 बॉयज को सेलेक्ट किया। 5 में से 2 बॉयज को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा, 5C2। चलो हम लोग थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट में इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। थर्ड पार्ट में मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स इफ at least 2 girls are in team। अब हमें टोटल 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जिनमें से एटलीस्ट कितनी गर्ल्स होना कंपलसरी है, 2 गर्ल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑल पॉसिबल केस बना लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। तो देखो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 2 गर्ल्स हों, 3 बॉयज हों, और 3 गर्ल्स हों, 2 बॉयज हों, और 4 गर्ल्स हों, 1 बॉय हो, और 5 गर्ल्स हों, बॉय 1 भी नहीं। क्योंकि हमें टोटल 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं और टोटल जो 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं उनमें से एटलीस्ट 2 गर्ल्स होना कंपलसरी है। तो जितने भी पॉसिबल केस थे मैंने वो सारे पॉसिबल केस यहां डिस्कस किए। 2 गर्ल्स 3 बॉयज, 3 गर्ल्स 2 बॉयज, 4 गर्ल 1 बॉय एंड 5 गर्ल्स। ठीक है,
तो और सबको सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज हमें मालूम है, 2 गर्ल्स 3 बॉयज, तो 6C2 इंटू 5C3। क्या ये बात सबको क्लियर है कि ये हमने कैसे लिखा? हमें 6 में से 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है एंड 5 में से 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है। सिमिलरली मैं बाकी सब में लिख रहा हूं, ये होगा 6C3 इंटू 5C2, 6C4 इंटू 5C1 और ये होगा 6C5। और यहां इनके बिटवीन और वर्ड का हमने यूज किया हुआ है। और हम लोगों ने जब एडिशन रूल पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को यह भी पढ़ाया था कि जब और वर्ड यूज हो बिटवीन एनी टू टास्क, अगर और वर्ड यूज हो रहा है तो वहां कौन सा रूल हम यूज करेंगे? एडिशन रूल। तो हमने यहां एडिशन रूल जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो फाइनल आंसर होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। डाउट किसी को? कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप पे भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी में हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। ये मैं रब कर रहा हूं, तो हम लोग इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। सपोज करो हम लोगों को बोला हुआ है कि अब हमें जो 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं उनमें 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज होने चाहिए, और ये गिवन है कि 1 पर्टिकुलर बॉय एंड 1 पर्टिकुलर गर्ल नेवर सेलेक्टेड टुगेदर। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ना, हमने बिगिनिंग में ही बहुत अच्छा प्रॉब्लम ले लिया है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। हम लोगों को अब इस केस में 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज को सेलेक्ट करना है। 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है, और हम लोगों को यह बोला हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर बॉय है और एक पर्टिकुलर गर्ल है, दोनों की आपस में लड़ाई हो रखी है, तो वो दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। एक साथ सेलेक्ट नहीं होने का मतलब उनमें से कोई एक हो सकता है और हो सकता है कोई भी ना हो। तो हम लोग यहां पॉसिबल केस बना लेते हैं। जैसे अगर हम लोग पूछें, सपोज करो पहला केस मैंने बनाया 1 पर्टिकुलर बॉय जो है वो सेलेक्ट है। सपोज करो 1 पर्टिकुलर बॉय जो है वो टीम में सेलेक्ट है, तो इट मींस 1 पर्टिकुलर गर्ल हम लोग उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यस और नो? सेकंड केस, अगर 1 पर्टिकुलर बॉय टीम में नहीं है, 1 पर्टिकुलर बॉय टीम में नहीं है, तो सोच के देखो 1 पर्टिकुलर गर्ल, इस पर अब कोई कंडीशन है ही नहीं, ये टीम में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ध्यान से समझो इस केस को, क्योंकि हमें ये बोला हुआ है कि दोनों टुगेदर टीम में होना अलाउड नहीं है। इट मींस या तो उनमें से कोई एक इन होगा या दोनों के दोनों क्या होंगे? आउट होंगे। तो अगर पर्टिकुलर बॉय इन है तब तो डेफिनेटली पर्टिकुलर गर्ल आउट होगी, क्योंकि दोनों एक साथ इन नहीं हो सकते। लेकिन अगर पर्टिकुलर बॉय आउट है तो पर्टिकुलर गर्ल पे अब कोई कंडीशन बची ही नहीं, वो इन भी हो सकती है और आउट भी हो सकती है। देखो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। टोटल हमारे पास 5 बॉयज थे, जिनमें से 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। 1 पर्टिकुलर बॉय ऑलवेज सेलेक्टेड है, इट मींस रिमेनिंग 4 में से हमें कितना बॉय सेलेक्ट करना है? 1। एंड 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स हमें सेलेक्ट करनी है, 1 पर्टिकुलर बॉय गर्ल को सेलेक्ट नहीं करना। इट मींस हमारे पास रिमेनिंग कितनी गर्ल्स हैं? 5। उन 5 में से कितनी गर्ल्स को सेलेक्ट करना है? 3 को। और पर्टिकुलर बॉय को सेलेक्ट नहीं करना, इट मींस रिमेनिंग 4 में से हमें 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं एंड पर्टिकुलर गर्ल पे कोई कंडीशन नहीं है। 6 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी है हमें? 3। तो इसका फाइनल आंसर होगा 4C1 इंटू 5C3 प्लस 4C2 इंटू 6C3। ठीक है, इस वाली प्रॉब्लम को थोड़ा दोबारा ध्यान से रिवाइज करना, बहुत अच्छा ये वाला प्रॉब्लम था। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। ठीक है,
तो अच्छा, मैं एक और इसी टाइप का आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, घर पे आप लोग उसको ट्राई करना। कि सपोज करो हम लोगों के पास जैसे एक क्रिकेट टीम के 15 मेंबर्स हैं, क्रिकेट टीम है और उसकी क्रिकेट टीम के कितने मेंबर्स हैं अपने पास? 15 में से 3 तो विकेट कीपर हैं, हमारे पास 5 जो हैं वो बॉलर्स हैं, एंड रिमेनिंग 7 जो है वो बैट्समैन है। जो 15 प्लेयर्स हैं उन 15 प्लेयर्स में से हमें 3 विकेट कीपर है, 5 बॉलर है एंड 7 क्या है? बैट्समैन है। हमें इनमें से 11 नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 11 प्लेयर्स इफ अगर कोई कंडीशन नहीं हो तो 15 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल कितने होंगे? 15 सी 11, अगर कोई कंडीशन नहीं हो तो। लेकिन यहां कंडीशन है इफ एटलीस्ट 2 विकेट कीपर, 4 बॉलर एंड 4 बैट्समैन। सॉरी, मैं यहां विकेट कीपर जैसे 1 कर देता हूं, बॉलर भी 3 कर देता हूं, नहीं बॉलर चलो ये 2 कर देता हूं और ये 3 कर देता हूं। 2 विकेट कीपर, 3 बॉलर एंड 4 बैट्समैन आर इन टीम। ये हमारी कंडीशन है कि हमें 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। उन 11 प्लेयर्स में एटलीस्ट 2 विकेट कीपर, 3 बॉलर एंड 4 बैट्समैन होना कंपल्सरी है। तो आप लोग क्या करोगे? जितने भी पॉसिबल केस हैं उनका एक टेबल बनाओगे, फिर हम लोग वहां से नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट प्लेयर्स लिखेंगे। ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है? बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से इसको ट्राई करना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग मूव करते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं, सपोज करो कि हम लोगों को एक वर्ड गिवन है हिस्ट्री। वर्ड क्या है यहां पर? हिस्ट्री। सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हमने इसमें टोटल कितने अल्फाबेट्स यूज किए हुए हैं? 7 अल्फाबेट्स। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं कि टोटल पॉसिबल नंबर्स, टोटल पॉसिबल वर्ड्स यूजिंग ऑल अल्फाबेट्स, तो हमें सारे अल्फाबेट्स का यूज करना है। तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स क्या होंगे? तो जब हमने एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ा तो वहां हम लोगों ने ऑल गिवन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज भी पढ़ा था। और अगर आपको याद हो, अगर हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो और हमें उनको इन ए रो विदाउट एनी कंडीशन एक रो में अरेंज करना हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते थे? फैक्टोरियल n। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते थे? फैक्टोरियल n। तो यहां हमारे पास 7 अल्फाबेट्स हैं, तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स यूजिंग ऑल अल्फाबेट्स कितने होंगे? फैक्टोरियल 7। सपोज करो अगर मेरे को इनमें से टोटल पॉसिबल वर्ड्स, टोटल पॉसिबल वर्ड्स यूजिंग 4 अल्फाबेट्स, अगर प्रॉब्लम ये होता कि हमें सिर्फ 4 अल्फाबेट्स का यूज करना है तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स बोलो जरा क्या होते? 7p4। अच्छा, वर्ड हमें बनाना है। वर्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि हमें अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स करना है, क्योंकि जब हम वर्ड बनाएंगे तो जो अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड चेंज होता है। तो वर्ड फॉर्मेशन में और नंबर फॉर्मेशन में अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इस बात को याद रखना, वहां सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, वहां क्या है? अरेंजमेंट। तो और अरेंजमेंट के लिए हम फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं। जब भी हमें ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो तो हम एनपीआर परम्यूटेशन यूज करेंगे, और अगर सेलेक्ट करना हो तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स यहां क्या होंगे? 7p4। अब मैं यहां एक डिफरेंट प्रॉब्लम पे मूव कर रहा हूं।
उसको जो मैं उसमें नोट आप लोगों को बताऊंगा वो आपको याद भी रखना है। हमें अब ऑल वर्ब पॉसिबल अल्फाबेट्स, ऑल अल्फाबेट्स का यूज करना है। तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स बताना है। इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर, ये लास्ट वाला जो कंडीशन है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। हम लोगों को ये बोला हुआ है कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर। यहां पर जो अल्फाबेट्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हमने कर रखे हैं। एक कैटेगरी तो हमारे पास है वोवल्स का, और दूसरा कैटेगरी हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स का। एक कैटेगरी तो किसका है, वोवल्स का है, और दूसरा कैटेगरी किसका है, कॉन्सोनेंट्स का। और हमें बोला हुआ है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। वो पर्टिकुलर टाइप क्या है, वोवल्स। तो जब भी हमें ऐसा बोला जाए कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, ये आप लोगों को नोट डाउन भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एज ए वन ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेंगे। यूं समझो मैंने इन दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक रस्सी से बांध दिया, और सोच के देखो जब मैं इनको एक रस्सी से बांध दूंगा, अब मैं इनको इन 5 अल्फाबेट्स के साथ अरेंज करूंगा तो ये दोनों साथ में रहेंगे। बोलो यस और नो, है ना। तो जब भी हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर करना हो, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे। जैसे यहां उसका डेफिनेशन है वोवल्स। तो जब भी हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर करना हो तो हम उनको एज ए वन ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेंगे, यानी हम उनको रस्सी से बांध देंगे और हम सबको अरेंज कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 ऑब्जेक्ट्स को मैंने अरेंज किया तो नंबर ऑफ एज कितना होगा, फैक्टोरियल 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इंटरनली अरेंज करेंगे। क्योंकि देखो जब मैं इनको इंटरनली अरेंज करूंगा तो भी दोनों वोवल्स टुगेदर ही रहने वाले हैं, और 2 वोवल्स हैं, आपस में इंटरनली अरेंज करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा, फैक्टोरियल 2। तो आंसर होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो हमको याद रखना है कि जब भी ये बोला जाए कि ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप आर टुगेदर, तो हम उनको एज ए वन ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे और हम सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इंटरनली अरेंज करेंगे। नोट सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा और हमें ये याद भी होना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर मैं इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं ये बोल देता ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ऐसा हमें बोला हुआ है। तो अब जब कॉन्सोनेंट्स टुगेदर हैं तो शायद सब लोग समझ रहे होंगे, हम इनको एज ए वन ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेंगे। कॉन्सोनेंट्स टुगेदर हैं तो हम इनको क्या अज्यूम कर लेंगे, एज ए वन ऑब्जेक्ट। और जैसे ही हम इनको वन ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, फैक्टोरियल 3। 1 2 3 4 5, इनका इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगा, फैक्टोरियल 5। क्लियर है। तो ये होगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। तो अभी अभी हम लोगों ने एक नोट पढ़ा कि अगर हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर रखना हो तो हम उनको एज ए वन ऑब्जेक्ट अज्यूम करके पहले अरेंजमेंट्स कर देंगे, फिर उनका इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। चलो इसी में हम लोग सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। सपोज करो हमें बोला होता कि ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर, यहां नॉट वर्ड और यूज हो जाता नॉट टुगेदर। अच्छा, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर का मतलब ये हुआ हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 5। मे बी पॉसिबल 4 इकट्ठे हो, एक अलग हो, वो इसमें इंक्लूड है। क्योंकि देखो ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर साथ में नहीं है। मे बी पॉसिबल 3 इकट्ठे हो, 2 अलग अलग हो, या फिर वो 2 भी इकट्ठे हो, ये 3 भी इकट्ठे हो, ये दोनों आपस में अलग हो। देखो ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, ऐसे बहुत सारे केस पॉसिबल हैं। तो जब भी हमें ये बोला जाए कि ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप आर नॉट टुगेदर,
तो हम लोग इस केस में लिखेंगे टोटल वेज माइनस इफ ऑल आर टुगेदर। क्योंकि सोच के देखो, अगर हम टोटल में से वो सारे केस सब्ट्रैक्ट कर दें जब वो सब टुगेदर एक साथ थे, तो जो रिमेनिंग वेज रहेंगे वो वही रहेंगे जिसमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ नहीं है। तो जब भी हमें थोड़ा सा लैंग्वेज पीएनसी में और प्रोबेबिलिटी में हमें प्रॉब्लम का लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा खेल यहाँ लैंग्वेज का है। अगर प्रॉब्लम में सिर्फ कुछ वर्ड्स को अगर मैं चेंज कर दूं, तो जैसा भी हम देखेंगे भी, कुछ वर्ड्स को चेंज करने पर पूरा प्रॉब्लम चेंज हो जाता है। तो थोड़ा लैंग्वेज को उसको ध्यान से समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो अगर हमें ये बोला हुआ हो कि ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप आर नॉट टुगेदर, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वेज में से वो केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब वो टुगेदर थे। तो यहां टोटल वेज कितने थे, अभी अभी हमने कैलकुलेट किए थे, फैक्टोरियल 7। और लास्ट पार्ट हमने किया जब ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, कितना आया था, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज है इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। आई होप कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और थोड़ा बहुत आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, इसी में मैं एक छोटा सा एग्जांपल, इसी को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर 2 नोट पढ़ लिए हैं, दोबारा से मैं याद दिला दूं। फर्स्ट हमने पढ़ा ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप आर टुगेदर। सेकंड हमने पढ़ा ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप आर नॉट टुगेदर, है ना। ऐसे ही हम लोग कुछ नोट और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां हम एक छोटा सा प्रॉब्लम, ताकि आपको पिछली क्लासेज एकदम रिवाइज हो जाए। सपोज करो हमें बोला होता कि ऑल पॉसिबल वर्ड्स यूजिंग दीज अल्फाबेट्स, using all alphabets which starts with consonant। तो अब हमें यहां नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही चाहिए, लेकिन हमें बोला हुआ है कि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। यहां हमें कंडीशन गिवन है और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कंडीशन गिवन हो तो कौन सा मेथड लगाएंगे, बॉक्स मेथड। पहले कंडीशन को फुलफिल करेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, मेरे को यहां पर 7 अल्फाबेट्स का एक वर्ड बनाना है, हमें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है और हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं, 5। तो ये हमारा कंडीशनल बॉक्स है और इस कंडीशनल बॉक्स को फिल करने का नंबर ऑफ वेज बोलो कितना हुआ, 5 हुआ, क्योंकि हमें बोला हुआ था कि ये कॉन्सोनेंट से फिल होना चाहिए। क्या इसके अलावा हमारे पास कोई बॉक्स कंडीशनल है क्या, नहीं है, क्योंकि कंडीशन जो है वो केवल फर्स्ट बॉक्स पे थी कि जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने कंडीशनल बॉक्स को फिल कर दिया है। रिमेनिंग अनकंडीशनल बॉक्स है, यहां अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चाहो तो अप्लाई करो, चाहो तो नहीं करो, मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब हमारे पास बताओ जरा कितने अल्फाबेट्स रिमेनिंग रहे, 6 एंड 6 बॉक्स। 6 अल्फाबेट एंड 6 बॉक्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलो कितने होंगे, फैक्टोरियल 6। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, फैक्टोरियल 6। अच्छा, इसी में अगर मैं ये बोल देता कि स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट एंड एंड्स विद वोवल, तो हमने कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किया, वोवल से अगर हम एंड करें तो हमारे पास कितने वोवल से है, 2। रिमेनिंग रहे अनकंडीशनल बॉक्स, 5 बॉक्स एंड 5 अल्फाबेट्स। शायद आप लोग समझ रहे होंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, फैक्टोरियल 5। तो जो बात मैं बोल रहा था कि अगर अरेंजमेंट के टाइम हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन हो, तो पहले हम कंडीशन को फुलफिल करेंगे, फिर जब सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन के रहते हुए कभी भी हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको आप रिवाइज करना।
रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत अटेम्प्ट करना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोगों को और क्लियर होने लगेगा कि पीएनसी एक्चुअल में है क्या। रेगुलर स्टडी करें, प्रैक्टिस जरूर करें और घर पे सेफ रहें। थैंक यू।